हेलो, तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट 50 MCQs क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। यकीन मानो ये 50 MCQ नहीं है, ये आपके लिए 200-250 MCQ के समान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन लिए हैं, पहले तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट वाले हैं। कम से कम मैंने 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, दोहराए जरूर जाते हैं। इस बार नहीं पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर जरूर पूछा जाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा गया तो उससे 1 साल बाद जरूर पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद याद यकीन मानिए, जो MCQ क्वेश्चन है इनके साथ में मैं आपको इतनी नॉलेज दूंगा कि उन नॉलेज की वजह से आपके अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और उसके जो एक्सप्लेन किया है मैंने वो एक्सप्लेन भी आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में फायदा करेंगे। चलिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वे करता हूँ और आपको सीधा आपके क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले क्या है, हम कवर करेंगे इतिहास का, कि इतिहास यानी भारत और आधुनिक विश्व, इनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। कहा है पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ किस घटना से माना जाता है? 1857 की क्रांति से, असहयोग आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से, या नमक सत्याग्रह से। तो इसका राइट को आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ताकि जो है ये ब्लैक ब्लैक दोनों सेम सेम ना हो जाए। एक कलर ले लेता हूं मैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन क्यों होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध हुआ। लोगों ने विदेशी वस्त्र और चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। यानी जो है स्वदेशी आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें हमने एक बीड़ा उठाया, यानी उस समय के प्रेजेंट टाइम के जितने भी जो है जनता थी, कि अब हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए या बाहरी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे, हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। यही था स्वदेशी आंदोलन का मेन मोटिव। थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से आप लोगों को आवाज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या था, इस आंदोलन ने देसी उद्योगों, देसी कपड़ों और शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन भारत में संगठित राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि पहली बार आम जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अब क्या है, बहुत लोगों को लगेगा कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था। हालांकि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो यह 1905 में शुरू हुआ था, और तब गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। लेकिन जब वे 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने हर आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन 1920, यानी असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्वदेशी को मुख्य रूप से हथियार बनाया। गांधी जी ने कहा था, स्वदेशी केवल वस्त्र पहनने की बात नहीं, यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रेम की आत्मा है। देखो, मैंने इसमें कितने टॉपिक आपको बताए हैं। स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ था? 1905 में। और गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। फिर क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इतने जो है आंदोलन के बारे में डेट बाय डेट मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1919 में। 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
1930 में अभी हम लोगों ने पढ़ा नमक सत्याग्रह, यानी 1942 होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1942। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, देखो 1942 में क्यों चालू हुआ था उसके बारे में भी। 1942 में क्या हुआ भैया कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार ने बिना पूछे भारत को इस युद्ध में ढकेल दिया। भाई भले हम एक गुलाम देश थे, भले हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन सत्ता था, लेकिन एक बार द्वितीय विश्व युद्ध कोई छोटे मोटा युद्ध तो था नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी विनाशकारी था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ही जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। ऐसे विनाशकारी युद्ध में आप बिना पूछे किसी देश को कैसे ढकेल सकते हैं? तो 1942 में ढकेल दिया था, क्योंकि भारत एक गुलाम देश था। इस तरह से जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी समय महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को सीधा संदेश दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ ही नारा दिया करो या मरो का। करो और मरो का जो है नारा गांधी जी ने इसी जो है आंदोलन में दिया था। कौन सा आंदोलन था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई के, देखो मैंने ये भी लिखा, मेंशन कर दिया कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब उसे क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं, जो है में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। यही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। भीड़ में लाखों लोग थे, सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, आजादी। आंदोलन का असर क्या हुआ? अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया। इसके बाद देश भर में लोगों ने रेलवे स्टेशन, डाकघर, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। कई जगह पर हिंसा भी हुई, पर यह जनता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया था। युवा, महिलाएं, छात्र सब इसमें शामिल हुए। महत्व क्या हुआ इस आंदोलन का? भारत छोड़ो आंदोलन ने साफ कर दिया था कि अब भारतीय किसी भी हालत में जो है आजादी से कम कुछ नहीं चाहते। भले ही आजादी 1947 में मिली हो, लेकिन इसकी आग 1942 में ही जल चुकी थी। अब इसमें याद क्या रखोगे? आंदोलन की तारीख कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। स्थान क्या था? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। नारा क्या दिया था? करो या मरो का। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। देखिए हर एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन, और उसके बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए मैं भर दूंगा कि आप जब पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने एसएसटी पढ़ी है, और बहुत ही अच्छे ढंग से। एमसीक्यूज ही नहीं है, इसमें आपके नॉलेज, आपके दिमाग और आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन के लिए एक रीढ़ की हड्डी जैसा साबित होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ की थी? 1920 में, या 1928 में, या 1930 में, या 1942 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में। 1942 क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन था। अब इसके बारे में क्या हम और जान सकते हैं? इससे जुड़ी हुई चीजें हम और जान सकते हैं। वो क्या होगी? ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर कर लगा दिया, यानी साल्ट टैक्स लगा दिया। यानी कि समुद्र के पानी से बना नमक भी सरकार की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता था। ये कर गरीब जनता के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण था, क्योंकि नमक तो हर इंसान की जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने नमक कर के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने हमारे नमक पर कर लगाया है तो हम अपना नमक खुद बनाएंगे। अब इसीलिए दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930। स्थान क्या था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। गंतव्य क्या था, यानी कहां से चालू हुआ था? डांडी गांव से चालू हुआ था, इसलिए इसे दांडी यात्रा बोलते हैं। अरब सागर के किनारे यह स्थित था। दूरी कितनी थी? 240 मील, यानी 385 किलोमीटर। साथी कितने थे? 78 सत्याग्रही
जी को जो है 78 सत्याग्रही लेकर गांधी जी चले थे। फिर दर्जनों गांव में सभाएं की और लोगों को अहिंसा और स्वदेशी का संदेश दिया। अंत में 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया था। यानी चालू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और खत्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। इसका परिणाम क्या हुआ? पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया, लाखों लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश सरकार को यह आंदोलन बहुत भारी पड़ा, क्योंकि यह गांव-गांव तक फैला। पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। महत्व क्या हुआ? दांडी यात्रा ने साबित कर दिया था कि अहिंसा और जनशक्ति से भी साम्राज्यवादी ताकतों को झुकाया जा सकता है। यही आंदोलन आगे चलकर स्वराज की नींव भी बना। अब इसमें याद क्या कर सकते हो? तारीख कब थी? 12 मार्च 1930। अंत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। फिर क्या था? कारण क्या था? नमक कर के विरोध में। नारा क्या था? नमक हमारा अधिकार है। परिणाम क्या हुआ? नमक सत्याग्रह से जन जन में आजादी की भावना फैली। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1857 की क्रांति शुरू ही क्यों हुई थी? उसके शुरू होने का कारण क्या था? क्या था? आर्थिक कारण था, सैनिक का असंतोष था, कारतूस प्रकरण था, या राजनीतिक कारण था? देखो मेरे बच्चों, जो लोग ये क्वेश्चन नहीं पढ़े रहेंगे वो पक्का 100% क्या लगा के आएंगे? सैनिक असंतोष। ठीक, क्योंकि सभी लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होते हैं उनको ये ज्ञात होता है कि जो है भैया, अगर 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो अगर सैनिकों ने विद्रोह किया था तो सैनिक जो असंतोष होंगे तभी जो है विद्रोह करेंगे। तो सबको यही लगेगा कि नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सैनिक असंतोष। नहीं, इसका राइट आंसर, अगर वो कारतूस प्रकरण दिया हुआ है या कारतूस से संबंधित कुछ ऑप्शन में है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कारतूस प्रकरण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कारतूस प्रकरण। अब इसके बारे में और डीपली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ब्रिटिश शासन से असंतोष तो बहुत पहले से था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने देश भर में आग लगा दी। वह क्या थी? कारतूस प्रकरण क्या था? ब्रिटिश सेना ने कई एनफील्ड राइफल सैनिकों को दी। इसकी गोली चलाने से पहले कारतूस का जो सिरा होता था वो दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की क्या लगी है? चर्बी लगी हुई है। अब हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर अपवित्र था, यानी उनमें हराम माना जाता है। तो इससे दोनों ही धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं क्या हुई? आहत हुई, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी ये सबसे बड़ा सैनिक आंदोलन था। अगर ये सफल हो जाता तो एक बात ये मान लीजिए कि हम लोग 1947 में नहीं, सन 1857 की क्रांति के बाद ही आजाद हो जाते। अब इसमें क्या हुआ? विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? 10 मई, डेट याद रखना, 10 मई 1857 जो है स्थान क्या था? मेरठ की छावनी थी। सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति के मुख्य केंद्र क्या क्या थे? दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, बरेली था। याद रखना, अगर ये दीर्घ उत्तरी में भी आता तो ये सारे पॉइंट आपको जो मैं बता रहा हूं एकदम कहानी के रूप में आपको याद रहेंगे। फिर क्या था? ग्वालियर था, बिहार था आदि। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी, जैसे नायकों ने मोर्चा संभाला। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1858 तक क्रांति को कुचल दिया। यानी सन 1857 से शुरू हुई क्रांति 1858, 1 साल लगभग लगा उनको खत्म करने में, क्रांति को कुचल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन, जिसे जो है ब्रिटेन की रानी के अधीन आ गई। सेना, प्रशासन और राजनीति में अंग्रेजों ने कई बदलाव किए ताकि फिर ऐसी क्रांति
ना हो, लोग असंतोष ना हो। महत्व क्या हुआ, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों को आजादी की पहली चिंगारी दी और लोगों ने महसूस किया कि एकजुट होकर वे सभी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सकते हैं। याद क्या क्या रखोगे, तारीख 10 मई, स्थान मेरठ, तत्कालीन कारण क्या था, कारतूस प्रकरण, यानी कारतूस के दांतों से काटने के लिए। रीजन क्या था, उनको ऐसा बताया गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है कारतूसों को बनाने के लिए। नेता कौन थे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, ये सभी लोग। परिणाम क्या था, ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष आरंभ 1858 से। यही कहता हूं, अगर आपको मजा आ रहा है पूरा वीडियो देख के जाना मेरे भाई, बीच में अधूरा छोड़ के मत जाना। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर जो है लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ये कब हुआ था, 1905 में, 1911 में, 1920 में, 1935 में। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। कारण क्या था, देखो पूरा लिख के लेकर आया हूं, आप आराम से इत्मीनान से, नहीं देखने का मन कर रहा है मोबाइल जो है चालू करो और रख दो सर के पास आराम से, और आराम से आंखें बंद करके जो मैं बोल रहा हूं वो खाली सुनते जाओ, आपको 100% याद हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, वो 1905 में। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की कि बंगाल प्रांत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक क्या होगा, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल क्या होगा, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा, और पश्चिमी बंगाल क्या होगा, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र होगा। कर्जन ने कहा कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन असली मकसद क्या था, हिंदू और मुसलमानों को अलग करके राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। भाई सिंपल सी बात है, अगर हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दोगे, क्योंकि उस समय जो थे जितने हिंदू थे और मुस्लिम थे, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मुसलमानों का योगदान रहा है, बहुत सारे, तो इन लोगों में एकजुटता थी, ये लोग एकजुट होकर राष्ट्रवादी आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते थे। और पश्चिम बंगाल इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इसमें जो हम लोगों का पश्चिम बंगाल है, बंगाल था, बंगाल इसमें बहुत ही अच्छा जो है निभा रहा था, अपना योगदान दे रहा था। तो इनको क्या किया गया, तोड़ दिया गया, दो प्रांतों में बांट दिया गया, ताकि इनका जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो वो क्या हो सके, कमजोर हो सके। जनता की प्रतिक्रिया क्या हुई, जैसे ही लोगों ने इसका असली उद्देश्य समझा, पूरा बंगाल और भारत गुस्से और विरोध से भर उठा। छात्र, शिक्षक, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार यानी बाइकॉट शुरू किया और देसी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध से किया और देसी वस्तुओं और स्वदेशी आंदोलन 1905 की शुरुआत हुई। यानी इसी के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके कारण, बंगाल विभाजन के कारण। इसका मुख्य नारा था, देश का धन देश में ही रहे। जगह जगह स्वदेशी विद्यालय, बैंक और उद्योग शुरू किए गए। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर क्या हुआ, बंगाल विभाजन, इसका प्रभाव क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आखिरकार जनता के लंबे संघर्ष और एकता के आगे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। यानी 1905 में किया गया था, उसके 6 साल बाद 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसका महत्व क्या हुआ, बंगाल विभाजन ने भारतीयों को यह सिखाया कि अगर हम एकजुट हो तो अंग्रेजी सत्ता को भी हिला सकते हैं। यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भी नींव बना, कहा जा सकता है। छोटे छोटे आंदोलन ही 1947 में जो है बड़े आंदोलन का रूप लिया, जिससे अंग्रेजों को यह लगा कि अब हम भारतीयों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते।
अब इसमें याद क्या रखोगे, वर्ष 1905 किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। परिणाम क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। वापसी कब हुई, 1911 में। 1911 में बंगाल पुनः एकीकृत किया गया, यानी इनके विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया। देखो भाई सिंपल सी बात है, गांधी जी जो थे उनका सीधा काम था कि हम विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यानी हम अहिंसा का काम करेंगे। मारपीट पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। इनके जितने आंदोलन थे वो अहिंसात्मक थे। तो ऐसी कौन सी घटना हुई जो इनको जो है प्रभावित किया, वो घटना थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड क्या है, गोरखपुर में एक स्थान है, वहां पे जो विद्रोह थे, जो अहिंसा के रूप में सब आंदोलन कर रहे थे, वही जन आंदोलन ने 2 पुलिस थानों को फूंक दिया और आग लगा दी, जिससे गांधी जी ने दुखी होकर अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी चौरी चौरा कांड के बाद। अब क्या हुआ, 1919 में अंग्रेजों ने भारत में जो है रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, जिससे सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। यानी रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें सरकार बिना किसी को कुछ बताए या बिना कोई मुकदमा किए डायरेक्ट जो है जेल में डाल सकती थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और देश भर में सत्याग्रह किया, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 को हुआ और हजारों निर्दोष लोग मारे गए, इसमें जो है गलत है, कोई जो है पीडीएफ आ गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ रहकर तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। महत्व क्या हुआ, असहयोग आंदोलन ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, यह पहला जन आंदोलन था। वर्ग के लोग शामिल हुए, गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। याद क्या रखोगे, सन 1920। और वापसी कब हुई, चौरी चौरा कांड 1922। महत्व यानी पहले बड़े जन आंदोलन की शुरुआत। और ये भी सही है, क्या हुआ था कि सन 1919 में क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस वजह से उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी जो है सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया था उन्होंने असहयोग आंदोलन। क्यों, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि हम सहयोग नहीं करेंगे। बाकी ये मैंने आपको बताया। अब क्या है, पूर्ण स्वराज, थोड़ा सा है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, क्या है इसमें कुछ है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी या 1935 में या 1940 में या 1942 में। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी सन 1929 में। क्या हुआ था इसमें ये भी देख लेते हैं। 1920 के दशक में भारत में आजादी की मांग लगातार बढ़ रही थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से देश को एकजुट कर दिया था, लेकिन सवाल था हमारा लक्ष्य क्या है, डोमिनियन स्टेटस या पूरी आजादी। कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद थे। कुछ लोग चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन यानी डोमिनियन स्टेटस मिले, यानी कुछ हद तक आजादी, जबकि युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहते थे हम आधी नहीं पूरी आजादी चाहते हैं। फिर क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ सन 1929 दिसंबर में, जो कि है पाकिस्तान में। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यही कांग्रेस ने ऐलान किया कि भारत अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने तय किया कि हर भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर में झंडा फहराया गया, नारे लगे, ब्रिटिश शासन अब अस्वीकार्य है। बाद में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो
26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे घोषित किया गया ताकि लाहौर अधिवेशन की याद हमेशा बनी रहे। महत्व क्या हुआ? पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य बनाया गया। देश भर में स्वतंत्रता का माहौल बना। यह निर्णय गांधी जी के अगले आंदोलन नमक सत्याग्रह 1930 की प्रेरणा बना। नमक सत्याग्रह कब चालू किया गया था? 1930 में। याद क्या रखोगे इसमें? सन 1929। स्थान क्या था? लाहौर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। घोषणा क्या हुई थी? पूर्ण स्वराज की। और 26 जनवरी को इसीलिए इसमें कहा गया था स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, लेकिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम 26 जनवरी सन 1929 को याद रखें, क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। क्यों उठी थी ये भी मैंने बता दिया है। बने रहो, अगर बने रहोगे वीडियो में तो आप इतना नॉलेज लेकर जाओगे आज कि यकीन मानो आपको जितने एसएसटी में जितने पॉइंट आपको कठिन लगते हैं इजी लगने लगेंगे और आपको मजा भी आएगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? बर्मा में बनाई थी, जापान में बनाई थी, सिंगापुर में बनाई थी या जर्मनी ने बनाई थी? बच्चे हमेशा इन्हीं दो ऑप्शनों में जाएंगे, या तो वो जापान लगाएंगे या तो वो जर्मनी लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे? जापान अधिकतर लगाएंगे, क्योंकि वो पढ़े जापान 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 जापान। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की रचना जो की थी वो सिंगापुर में की थी। गूगल कर लेना अगर डाउट हो तो। आगे देखो, मैं इसके बारे में और अच्छे से बताता हूं आपको। अभी खाली 8 क्वेश्चन हुआ है, 50 लेकर आया हूं, पूरा देख के जाना। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है, वे गांधी जी के अहिंसक मार्ग से अलग सशस्त्र यानी जो है बंदूकों के साथ के रास्ते पर विश्वास रखते थे। यानी गांधी जी लाठी लेकर बिने बिने बिनती करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें युद्ध यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। वर्ल्ड वॉर के समय भारत से गुप्त रूप से निकले और जर्मनी होते हुए कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। उस समय जापान के कई ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जिनमें से बहुत से भाई भारतीय सैनिक भी थे, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। और गुलाम की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में हमको वैसे ही ढकेल दिया गया था, झोंक दिया गया था, यानी कि तू ना लड़ो तू चलो, तो ये वाली बात थी, तो झोंक दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? ये भारत से निकले गुप्त मार्ग से और जर्मनी होते हुए पहुंचे जापान। जापान वालों ने क्या किया था? बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया था, और उन्होंने उन्हीं ब्रिटिश सैनिकों में से जो भारतीय थे उनको एकत्रित किया और एक सेना का जो है गठन किया। सिंगापुर में सन 1943 में क्या बनाई? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज यानी INA का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से सशस्त्र संघर्ष के द्वारा बाहर यानी युद्ध लड़कर बाहर निकालना। नेताजी ने सेना को जोशीले अंदाज दे, जय हिंद, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम मुझे समय दो हम तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। फिर क्या है? उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसका नाम भी रख दिया, यानी खुदा एक सरकार बनाई और नाम रखी आजाद हिंद सरकार, जिसे जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने क्या दे दी? मान्यता दे दी। मुख्य केंद्र क्या था? सिंगापुर था। बाद में कार्रवाई बर्मा यानी म्यांमार में, इम्फाल यानी भारत सीमा तक चली। अब इसमें याद क्या रखोगे? स्थान याद रखोगे सिंगापुर, वर्ष 1943। नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नारे 2 दिए थे, एक जय हिंद और एक क्या दिया था? तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उद्देश्य क्या था? भारत को लड़ाई यानी युद्ध करके जो है आजादी दिलाना। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की
क्रांति के नेता कौन थे? अब जैसे देखो इसमें अगर ऑप्शन आता है तो 1857 के क्रांति के समय ये तीनों लोग शामिल थे ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन में तो रानी लक्ष्मीबाई सही है, लेकिन 1857 की क्रांति में कोई एक नेता नहीं था, बहुत सारे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता, तीन नहीं थे एक था, तो एक पे हम टिक कर देंगे, लेकिन थे बहुत। कौन कौन थे? प्रमुख था दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर यानी मुगल सम्राट थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब जी थे। झांसी से हम सबकी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी। बरेली से खान बहादुर खान। बिहार यानी आरा से कुंवर सिंह। और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, ये फैजाबाद से थे। और इसके बारे में आपको बताता हूं कुछ जो है बेहतरीन। क्या था? 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, या 10 मई 1857 यानी मेरठ से शुरू हुई, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या था, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो है 1857 की क्रांति में सबसे अधिक एज का लड़ने वाला योद्धा कौन था? वो कौन थे? कुंवर सिंह। आयु इनकी कितनी थी? 80 वर्ष। फिर क्या है अगला, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे प्यारे बापू जी का जन्म कहाँ हुआ था? वही बापू जी जो नोटों में दिखाई देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? पोरबंदर। जो क्वेश्चन ऐसा है उसमें हम टाइम बिल्कुल नहीं रखेंगे, याद क्या रखोगे? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनकी 2 प्रमुख शिक्षाएं थी, एक सत्य था और एक अहिंसा था। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारी प्रिय भूगोल यानी धरती के बारे में जानने के लिए। अब क्या है पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, अधिकतर बच्चे उत्तर प्रदेश करके आएंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात होगा तो हमारा प्यारा राजस्थान, मारो राजस्थान। इसमें क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में, ये याद रखना, कभी कभी मैप वैप करोगे तो उसमें काम आएगा। इसके पश्चिम में पाकिस्तान। एक बात याद रखना, मैप में हम बात करते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो राजस्थान के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। उत्तर में पंजाब यानी ऊपर, हरियाणा जो है, पंजाब और हरियाणा। पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और दक्षिण में क्या है? गुजरात राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यह राज्य अपने मरुस्थल, ऐतिहासिक किलों और राजपूत वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आप ये याद रखोगे, ऐतिहासिक दुर्ग है और राजपूत संस्कृति है। फिर क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी है, या यमुना है? राइट आंसर क्या होगा? जय हो गंगा मैया की। राइट आंसर होगा गंगा। अब देख लेते हैं इसमें मेन पॉइंट। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। या उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलकर, अलकनंदा नदी से या देवप्रयाग में मिलकर इसे गंगा कहा जाता है। यानी पहले इसे गंगा नहीं कहा जाता है, जब अलकनंदा नदी से या देवप्रयाग में मिलती है तब इसे गंगा कहा जाता है। फिर यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है, जहां इसको हम पद्मा नदी कहते हैं। अंत में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यानी जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तब यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे फिर क्या है, महत्व क्या है? गंगा नदी भारत की जीवन रेखा कही जाती है। इसके तट वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कानपुर, हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में बसे हैं। यह नदी करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी, खेती बाड़ी और धार्मिक आस्था भी रखती है। नाम गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। गंगोत्री ग्लेशियर वो मिलन का स्थान, बंगाल की खाड़ी, कहाँ कहाँ बहती है? ये भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। फिर आगे
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ होता है? अधिकतर बच्चे प्रयागराज लगा के आएंगे, जैसे संगम देखेंगे तैसे प्रयागराज ठोक के आएंगे, 100% मेरी गारंटी है। लेकिन नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का जो मिलन स्थान है वो कहाँ है? सुंदरवन। ठीक, फिर क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में जाकर आपस में मिलती हैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को वहां जमुना नदी कहा जाता है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दोनों का संगम होता है सुंदरवन क्षेत्र के पास होता है, जहां से मिलकर ये मेघना नदी बनाती है, जो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ होता है? सुंदरवन क्षेत्र बांग्लादेश में। और ये याद रखना, ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या नदी बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो राइट आंसर झारखंड। सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। देखो, भारत का औद्योगिक विकास कोयले के बिना अधूरा है, बिजली घर हो या कुछ भी हो। फिर मेन पॉइंट आते हैं, मुख्य क्षेत्र कहाँ है? भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख कोयला क्षेत्र है झरिया, भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। बोकारो, यहाँ इस्पात उद्योग भी कोयले पर निर्भर है। गिरिडीह देश के पुराने कोयला खादानों में से एक है। धनबाद, जिसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 25 से 30% जो है हिस्सा वो झारखंड में है। यहाँ का कोयला उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोल। झारखंड के बाद दूसरा स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है, फिर उड़ीसा है और फिर मध्य प्रदेश आते हैं। महत्व क्या है? कोयला बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है, सबसे पढ़ लेना आप लोग, भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? झरिया है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? मसूरी में, चेरापूंजी में, सिरांग में या दार्जिलिंग में? यहाँ एक और होना चाहिए, मासिन राम। अगर मासिन राम दिया है तो मासिन राम जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। देखो, भारत में बारिश ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यह मानसून जून से सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर आता है। फिर क्या है? लेकिन यह बरसात हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। ज्यादा में मेघालय, कम में राजस्थान। याद रखना, मैं जितना बोलता जा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य स्थान क्या है? भारत में अधिकतम वर्षा मेघालय राज्य के मौसिन राम में होती है। यह स्थान शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वर्षा की मात्रा मौसिन राम में औसतन 11,800 मिलीमीटर यानी लगभग 12 मीटर से अधिक वर्षा होती है। इसे दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के पास था, जो अब भी दूसरे स्थान पर है। यानी उसमें ऑप्शन में अगर मौसिन राम नहीं है तो आप चेरापूंजी लगा सकते हैं। इतनी बारिश क्यों होती है? तो भी याद रखो, जब बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं आती है तो मेघालय की खासी पहाड़ियों से टकरा जाती है। यानी क्या है? गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। इनसे क्या होती है? टकराती हैं और ठंडी होती हैं और बादल बनकर लगातार बारिश करवाती है। यही कारण है कि यहाँ लगभग पूरे साल मेघ और वर्षा बनी रहती है। महत्व क्या है? यहाँ की जलवायु बहुत आर्द्र रहती है। हरियाली और झरनों से भरा इलाका पर्यटकों का आकर्षित करता है। यह क्षेत्र भारत के मानसूनी तंत्र को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में, जहां सालाना 11,800 के करीब वर्षा होती है। मेघालय राज्य वो क्यों होती है? क्योंकि 3 प्रकार की जो है पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से टकराती हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास से, कृषि उत्पादन से, मत्स्य पालन से या खनन से? तो भाई अगर हरित क्रांति है तो किसका है? कृषि उत्पादन का। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं।
क्या है, स्वतंत्रता के बाद में भाई बहुत समस्या आई। इस वजह से 1947 से 1960 तक भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। कई बार तो अमेरिका की PL 480 योजना के तहत गेहूं मदद मांगना पड़ा। देश भुखमरी की कगार पर था। तब सवाल उठा, क्या भारत को कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का निर्णय लिया। इसमें खास योगदान रहा डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग का। 2 लोग थे। फिर क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, खासकर गेहूं और धान का। इस आंदोलन को हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। हरित क्रांति में क्या किया गया? उच्च उपज देने वाली बीज की किस्में का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा का विस्तार, कृषि मशीनरी यानी ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग, सरकारी सहायता जैसे कृषि ऋण और सरकारी संस्थाएं। कहां से शुरुआत हुई? हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई। बाद में यह देश के अन्य राज्यों में भी फैली। परिणाम क्या हुआ? अनाज और गुणवत्ता बढ़ गए। फिर क्या अगला, भारत में सबसे अधिक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो भारत में सबसे अधिक थर्मल पावर स्टेशन है सिंगरौली में। अगला आओ देखते हैं, ताप विद्युत केंद्र यानी थर्मल पावर प्लांट को स्थान होता है जहां कोयले, तेल या प्राकृतिक गैस को जलाकर भाप बनाई जाती है और उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। समझ में आया? बिजली का उत्पादन कैसे होता है? जलाकर भापों के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा से ही आता है, करीब 70%। मुख्य जो क्या है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। स्थापना और क्षमता क्या है? ये आपके पेपर में लगभग 4760 आएगा नहीं, बस जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। कहाँ है? सिंगरौली यानी मध्य प्रदेश। फिर क्या है? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर कहा जाता है जयपुर को। जयपुर ही है, देख लेते हैं। हाँ, उदयपुर है। राइट आंसर होगा भैया उदयपुर। उदयपुर इसका राइट आंसर, बी नंबर। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। उदयपुर राजस्थान राज्य के दक्षिण भाग में अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे पूर्व का वेनिस का भी कहा जाता है। पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा तो कैसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना 1558 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। उन्होंने मेवाड़ राज्य की नई राजधानी के रूप में इसे बसाया। यहाँ कई प्राकृतिक, कृत्रिम और झीलें हैं। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? पिचौला झील सबसे प्रसिद्ध झील है। इसके बाद बीच में लेक पैलेस बना हुआ है। दूसरा क्या है? फतेह सागर झील। यहाँ नौकायान और पर्यटन बहुत लोकप्रिय है। स्वरूप सागर झील। फिर क्या है? उदय सागर झील। फिर क्या है? गोवर्धन सागर झील। इन सभी झीलों की वजह से उदयपुर का वातावरण सुंदर, ठंडा और आकर्षक बना रहता है। बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर लाना। उसके बाद में इसमें से सबसे बढ़िया पिचौला झील जाना घूमने के लिए, और इसी बीच में बना है लेक पैलेस, वो भी देख के आना। फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट ना लगा के आना। इसका राइट आंसर होगा K2 यानी कंचनजंगा। फिर आइए पढ़ते हैं, कंचनजंगा भारत पर जो है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर विशेष रूप से सिक्किम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर यानी लगभग 28,169 फीट। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला माउंट एवरेस्ट और दूसरा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। फिर क्या है? इसके बारे में और पढ़ लेना। कंचनजंगा नाम संस्कृत शब्दों के कंचन यानी स्वर्ण, जंगा यानी 5 खजाने से बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे 5 खजानों का पर्वत भी कहते हैं। इसे सोना, चांदी, रत्न, अन्न और पवित्र ग्रंथ, इन 5 प्रतीकों से यह नाम जुड़ा हुआ है। बाकी इसके बारे में आप
पढ़ लेना और लिखा हुआ है। फिर क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई। आओ इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। मुंबई बंदरगाह अरब सागर के तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। फिर क्या है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। ब्रिटिश काल में इसे बॉम्बे पोर्ट कहा जाता था और यहीं से भारत में समुद्री व्यापार की शुरुआत मानी जाती थी। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी समुद्र की भौगोलिक बनावट खुद इसे जहाजों के लिए सुरक्षित बनाती है। यहाँ से तेल, कपड़ा, रसायन, धातु, मशीन और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात आयात होते हैं। मुंबई बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा संचालित होता है। यह भारत के पश्चिमी तट के अन्य बंदरगाहों जैसे कांडला और न्हावा सेवा से भी जुड़ा है। अब फिर क्या है, मुख्य व्यापारिक वस्तुएं आप पढ़ लेना, निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी आप देख लेना। फिर क्या है, अब आते हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। ठीक, फिर क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान की बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। आगे देखते हैं क्या है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने में समय कितना लगा? लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल खर्च कितना आया? 6.4 करोड़ रुपए के करीब। संविधान की मूल भाषा कितनी थी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। भारत का यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 6.4 नहीं या 60 लाख होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के साथ ही भारत बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। फिर क्या था, गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 9 से जो है दिसंबर 1946 को हुआ था। मेन पॉइंट में बता देता हूं। इसे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946। सभा का मुख्य कार्य क्या था? भारत के लिए संविधान तैयार करना। फिर क्या है, सदस्यों की संख्या प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे, जो कि 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे और 93 रियासतों से नामित हुए थे। और 4 जो थे वो सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेशों से आए थे। बाद में देश के विभाजन 1947 के बाद संख्या घटकर 1999 सदस्य रह गई। अध्यक्ष और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चौथे अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? HN कुंजरू और BT कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख तिथियां क्या थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को उसने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कुल कितनी समितियां हैं? 22 समितियां बनी। संविधान सभा के मसौदा ये हो गया। संविधान पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पटेल। तो ये सब आपके पेपर में आने वाला नहीं। मेन क्या आएगा? 9 दिसंबर ये आएगा। पहली बैठक कब हुई थी? अस्थायी सदस्य कब बने गए थे? कौन अस्थायी सदस्य थे? अस्थायी सदस्य कौन थे? और कितनी समितियां हैं? 22 समितियां हैं। और कितने सदस्य थे? 389 सदस्य जो कि 292 प्रांतीय विधानसभा से, 93 रियासती जो है थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। आगे बढ़ते हैं।
संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आओ आगे बताता हूं। क्या है? संविधान मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज की विविधता, धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान बनाया जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, निर्देशात्मक सिद्धांत और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य था भारत में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, कोई भी किसी भी तरीके से ऊंच नीच के कारण भेदभाव ना करे। उन्होंने इसकी प्रारूप बनाई थी, इसीलिए एक ट्रिक भी दिया है कि भारतीय संविधान के जनक या संविधान के निर्माता याद रखने की ट्रिक क्या है? अंबेडकर ने बनाया संविधान का ढांचा, इसीलिए कहलाए भारत का सच्चा रचयिता माचा माचा माचा। भारत एक संघ है, या किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 1 में ही कहा गया है कि भारत एक संघ है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत एक संघ है, इसका मतलब है कि भारत में बहुत सारे राज्य स्टेट हैं, लेकिन वो अलग अलग स्वतंत्र देश, अलग अलग है लेकिन स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। संविधान में जो है फेडरेशन शब्द का उपयोग ना करके यूनियन शब्द इसीलिए जो है इस्तेमाल किया गया क्योंकि भारत के राज्य संविधान की देन है, वे अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो सकते और केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के पास सर्वोच्च सत्ता होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द इसलिए चुना है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भारत एक अविभाज्य राज्य है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर क्या है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या जो है आजीवन? तो आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है। अब इनसे संबंधित या प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उस दिन से गिना जाता है जिस दिन वह पद की शपथ लेते हैं और यह 5 वर्ष का होता है। फिर क्या है? बाकी आप पढ़ लेना। अनुभव क्या है? अगर हाँ ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से उनके पद से भी हटाया जा सकता है। ये क्या है? 56 एक कार्यकाल 5 वर्ष, संभव हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। ठीक, बाकी आगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे आओ पढ़ते हैं क्यों करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपुल में बहुमत दल यानी मेजोरिटी पार्टी का नेता होता है, क्योंकि वही सरकार बनाने में सक्षम होता है। अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, जैसे गठबंधन सरकार में, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो अन्य दलों के सहयोग से बहुमत साबित कर सके। प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और पूरी सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है। फिर अब आगे सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट भारत की स्थापना कब हुई? 1947 में देश आजाद हुआ था। 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं। संविधान लागू होने की तिथि जो थी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। इसीलिए 2 दिन बाद ही यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत में था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 1937 में ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था, जो केवल कुछ मामलों की सुनवाई कर सकता था। स्वतंत्र भारत बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जगह ले ली। अब क्या था? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। जस्टिस
हरिलाल जेकानिया जो थे वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ये हो गया। थक गए हो? थक गए हो बेटा, लेकिन पूरा पढ़ के जाना। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और क्या बचा? जस्टिस हरिलाल जेकानिया थे। अनुच्छेद जो था फेडरल कोर्ट ऑफ 1937 में आया था। आर्टिकल जो है 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, 124 से 147 के बीच में। फिर क्या है? 59 नंबर, भारत में पंचायत राज की स्थापना कब हुई थी? ये 1952। फिर क्या है? पंचायती राज का अर्थ है गांव के लोग द्वारा गांव का शासन, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर लोगों का निर्णय लेने का अधिकार, यानी प्रधान बनाना। प्रधान इनके बात बह रही कि अम्मा पंचायती राज में संविधान लागू करने के बाद सरकार ने ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति के गठन किया 1957 में। इसी समिति ने सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन के लिए 3 स्तरों की सरकार बनाई जाए, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल। इन सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959, 52 नहीं होगा, 1959 नहीं दिया है तो 1960 लगाओगे। ठीक, 59 को पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। बाद में इसे अन्य राज्यों में भी अपनाया गया। संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह जो है संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। बने रहो लास्ट तक, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए। मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। क्या था? पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान जो है संशोधन हुआ 1978 में, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद में संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब यह एक साधारण कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट। इसलिए अब कुल 6 मौलिक अधिकार है संविधान में। मौलिक अधिकार क्रमांक जो है अनुच्छेद विवरण 1 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 कानून के सामने सब बराबर है, छुआछूत उपाधियों का समाप्त। फिर दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ लेना जो है दिया हुआ है। फिर अगला क्या है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। आगे देखो क्या है? मेरा भी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया। राष्ट्रपति रहेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 कहता है द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर से करते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख होते हैं। हालांकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब उन्हें चाहे तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटा सकता है। फिर आते हैं अगला आर्टिकल, इनसे संबंधित क्या है? 155 राज्यपाल से संबंधित। फिर आता है अर्थशास्त्र, जो क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी। मेरे प्यारे बच्चों, बस खत्म होने के कगार पे हो, 31 पे पहुंच गए हो, बस 20 क्वेश्चन और है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या पारंपरिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पूरा देख के जाना, अंत तक देखना, अंत में आप सभी के लिए सरप्राइज है। अभी मैं बता रहा हूं कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। सरकार यानी पब्लिक सेक्टर,
और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर आर्थिक विकास में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए सरकार रेल, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं चलाती हैं, वहीं निजी कंपनियां उद्योग, व्यापार और सेवाओं में काम करती हैं। भारत ने यह मॉडल 1950 में योजना आयोग की स्थापना के समय अपनाया था ताकि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के अच्छे पहलू किए जा सके। निष्कर्ष क्या हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या है? 1 अप्रैल 1935 में मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, वर्तमान में 2025 तक। गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जो है लेकिन अब चेंज हो गए हैं। नए गवर्नर जनरल जो है उनका नाम लिख के मुझे बताना। देश की मुद्रा यानी करेंसी जारी करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास बनाए रखता है। फिर क्या है आगे? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में हुई। अगला क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। शुरुआत करने वाले नेता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, सिंचाई, बिजली पर जोर देना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत ने पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ से ली थी। हर योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। 2017 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी और अब इसकी जगह नीति आयोग ने नीति निर्माण का काम करता है। तो याद रखो, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में शुरू हुई और 2017 में समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ग्रामीण रोजगार योजना का नाम क्या है? तो ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का फुल फॉर्म है, पूछ सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। प्रारंभ यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। यह योजना 2005 में जो है शुरू हो गई थी, लेकिन इसे लागू 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देना। जो लोग खेती या अन्य काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम देकर आय का साधन उपलब्ध कराना है। काम के प्रकार सड़क बनाना, तालाब खुदवाना, नालों की सफाई, पेड़ लगाना, मिट्टी से जुड़े विकास कार्य करना। क्या तुम्हारे यहाँ के मनरेगा कर्मचारी ये सारे काम करते हैं या प्रदान करवाते हैं? वो तुम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कैसा काम हो रहा है ये भी मुझे जरूर बताना। विशेष बात क्या है? इस योजना के तहत महिलाओं को बराबर का मौका मिलता है। यह योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना मानी जाती है। इसलिए याद रखो, ग्रामीण रोजगार योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना उद्योग का विकास करना। भाई अभी आजाद हुए, जुड़ते उद्योग खोल देवो कि खाए के पेट भरे के काम चालू हुए, तो पेट भरे के काम चालू हुए यानी कृषि विकास। शिक्षा उच्छा बाद में, पहले क्या? पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। क्या था? आरंभ वर्ष 1951, अवधि क्या थी? 1951 से 1956 तक। प्रधानमंत्री वही जो पहले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई परियोजना का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाना, बुनियादी ढांचों का विस्तार। परिणाम क्या हुआ? इस योजना के तहत भारत की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ी, राष्ट्रीय आय में 3.6% की वार्षिक वृद्धि हुई, जो लक्ष्य से ज्यादा थी। इसलिए याद रखो, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई का विकास, क्योंकि उस समय सिंचाई के इतने ज्यादा साधन थे ही नहीं। फिर क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर आगे चलते हैं।
देखो, जीडीपी किसी क्षेत्र, किसी देश में एक निश्चित समय तक अवधि यानी आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक नीति यानी मूल्य यानी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को दर्शाता है। सरल शब्दों में जीडीपी से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, यानी देश में कितना उत्पादन हुआ और कितना पैसा कमाया गया। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल मूल्य 300 लाख करोड़ रुपए। पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। जो एक्सप्लेन करने लायक है वही। मानव पूंजी किसे कहते हैं, पूछ सकता है। क्या होता है शिक्षित व कुशल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, मशीनरी या बैंक का पूंजी। मानव पूंजी पूछ रहा है, ना बैंक का पूंजी होगा ना मशीनरी होगा। जुकाम है थोड़ा सा। शिक्षित व कुशल जनसंख्या, अगर जनसंख्या शिक्षित है और कुशल है तो वही आपकी क्या कहलाएगी, मानव पूंजी। बच्चों बस थोड़ा सा बच्चा है, पूरा देख लेना बेटा। एक बार देख लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाएंगे आपके। ये पढ़ लेना, मानव पूंजी का मतलब है किसी देश के लोगों का ज्ञान, कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य जो देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी देश के लोग शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हैं तो बेहतर काम करेंगे, नई चीजें बनाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसीलिए लोग ही देश की सबसे बड़ी पूंजी माने जाते हैं। उदाहरण मान ये आप लोग पढ़ लेना। क्या होता है, महत्व क्या है मानव पूंजी में, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी घटती है, देश में वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ते हैं। मानव पूंजी क्या होता है, शिक्षित, स्वस्थ, कुशल जनसंख्या जो देश की विकास के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, हमसे पूछो। बेरोजगारी का दुख हमसे पूछिए जनाब। बेरोजगारी क्या है, कार्यरत व्यक्ति, काम ना होने पर काम चाहना, उत्पादन बढ़ाना, मजदूरी बढ़ाना। भाई योग्य हो फिर भी काम ना पाना, यानी काम ना होने पर काम चाहना ही क्या कहलाता है, बेरोजगारी। ये पढ़ लेना। बेरोजगारी के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं मैं बता रहा हूँ। खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। पढ़ लेना क्या क्या होता है इसका एक्सप्लेन। फिर क्या है, महंगाई का अर्थ क्या है, वस्तुओं की कीमत बढ़ना, उत्पादन बढ़ना, निर्यात घटाना, बेरोजगारी घटाना। भाई इन सबसे प्रभाव पड़ेगा नहीं। उत्पादन बढ़ेगा तो महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, निर्यात घटाओगे यानी जो है कम भेजोगे तो भी नहीं, बेरोजगारी घटाना नहीं, वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना ही महंगाई बढ़ना है। क्या है महंगाई के प्रमुख कारण, मांग बढ़ना, उत्पादन में कमी, सरकारी खर्चों में वृद्धि, तेल की कीमतें बढ़ना। ये सब क्या है महंगाई बढ़ने के कारण। फिर क्या अगला, आर्थिक विकास का सूचकांक क्या है, जनसंख्या, जीडीपी, कृषि या साक्षरता। आर्थिक विकास का सूचकांक होगा जीडीपी। आइए देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक बार आप लोग पढ़ लेना रोक करके ताकि जो है आप जान जाए। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर क्या है, गरीबी दर और रोजगार स्तर, याद रखो जो है पूरा जो इसमें लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेना रोक के, 1 मिनट का काम है। फिर क्या है, मिश्रित तथा दोहराए जाने वाले। भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई, 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952, 1950, 15 मार्च 1950। ये राइट आंसर है, बाकी ये रॉन्ग है सर। भारत में नियोजन आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। क्या है, टाइम हो रहा है ना। भारत में योजना आयोग की स्थापना यानी नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 में। स्थापना का उद्देश्य क्या था, देश की आजादी के बाद भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, इसलिए एक ऐसे संस्थान की जरूरत थी जो देश के संसाधनों का सही उपयोग करके विकास के लिए योजना बनाए। यही काम योजना आयोग को सौंपा गया। मुख्य बिंदु क्या थे वो मैंने बता दिए, आप एक बार पढ़ लेना। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नया संस्थान बना, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, बब्बर शेर यानी बाघ, बंगाल टाइगर,
इसका जो है क्या नाम होता है, बंगाल टाइगर यानी रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया, 1973 ईस्वी में। बाघ को सन 1973 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, सिंह था, लेकिन बाद में बाघ को चुना गया क्योंकि वह पूरे भारत में पाया जाता है और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत को राष्ट्रीय पशु क्यों किया गया, चुना गया, पहली चीज शक्ति, गौरव, सौंदर्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में बाघ को शेरों के राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है। यह भारत के जंगलों का रक्षक होता माना जाता है। बाघ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों देवी दुर्गा के वाहन के रूप में भी मिलता है। संरक्षण के लिए योजना क्या बनाई, प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया 1973 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था भारत में घटती बाघों की संख्या को बचाना और बढ़ाना। बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य अभयारण्य क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये मेन पॉइंट है। फिर क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, क्या होगा, गुलाब होगा, कमल होगा, सूरजमुखी होगा, गेंदा होगा। क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो है फूल कमल होगा, गुलाब तो भाई अलग बात है। फिर क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलोम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृति कब मिली थी, 1950 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा की गई थी, तभी कमल को भी राष्ट्रीय फूल चुन लिया गया था। कमल को राष्ट्रीय फूल क्यों चुना गया, पहली चीज पवित्रता, दूसरी सुंदरता, तीसरी क्या है, समृद्धि। कमल को कीचड़ में खिलता है पर भी स्वच्छ और सुंदर रहता है। यह हमें सिखाता है कि इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी शुद्ध और मजबूत रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति, कला और धर्म में कमल का विशेष महत्व है। देवी लक्ष्मी, सरस्वती को अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया गया है। भगवान विष्णु के हाथों में भी कमल का फूल होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में बने अशोक चक्र संबंधी पवित्रता और धर्म से है, जो कमल के समान शुद्धता का प्रतीक है। कमल कहाँ पाया जाता है, कमल तालाबों, झीलों, शांत जलाशयों में पाया जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी दिन मेरे लिए लाना कमल का फूल। फिर क्या है, 44 भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं मोर, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं बताऊंगा वो आप नहीं जानते। वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस है। घोषणा कब हुई थी, 1963 में। मान लो यही पूछ लिया कि भाई जो है मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, सन 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था। क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। सुंदर है, सुंदर दिखता है। मोर का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 के अंतर्गत सुरक्षित किया गया, सन 1972 में। बाकी आप इसे पढ़ लेना। घोषणा वर्ष क्या है, 1963 है। फिर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। यह गीत उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 से लिया गया है। वंदे मातरम यानी आनंद मठ 1882 ईस्वी में लिखा था। वंदे मातरम का संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और इसे 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर आगे क्या है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये भारतीय संसद के 2 सदन है। क्या क्या है, भारत की संसद द्विसदनीय है, यानी एक लोकसभा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव में चुनी जाती है, कार्यकाल 5 वर्ष, प्रमुख कार्य कानून बनाना, बजट पास करना। राज्यसभा यानी अपर हाउस राज्य के प्रतिनिधियों राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्यों से बनती है। अस्थायी सदन है, कुछ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं, यानी जितने सदस्य होंगे उनका 1/3 भाग बदलता रहेगा। फिर क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, आप सभी लोग जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे संबंधित क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया। फिर आगे क्या है,
48 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ये भारत नहीं है, विश्व का होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? यह है भारत के पास। और भारत का सबसे बड़ा गोरखपुर वाला है। भारत रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा और घना नेटवर्क है। इसकी लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है, जो खाली प्रमुख लाइनें ही जोड़ी गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है। कृषि प्रधान देश कहलाने वाला देश है कौन सा है? भारत होगा कृषि प्रधान देश, क्योंकि हमारे देश की जितनी लोग हैं, मतलब आधी से ज्यादा यानी 50% जो है आबादी किस पे निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, प्रमुख गेहूं और चावल उत्पादक है। कृषि प्रधान देश अर्थ यानी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान। क्रांतियां किससे संबंधित थी? हरित क्रांति, सिंचाई योजना और ग्रामीण रोजगार योजना इस कृषि से क्या थे? संबंधित थे। फिर क्या है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल साहित्य में, केवल विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए, केवल राजनीति से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। बस भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को। पहली बार 1954 में दिया गया था। फिर क्या उदाहरण किसे किसे दिया गया? लगभग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर जी सबसे पहला जो मिला था वो किसे मिला था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि भारत रत्न जो सबसे पहला मिला था किसे मिला था। आपको क्लास कैसी लगी? मजा आया, नहीं मजा आया? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही मैथ का ही एक 1 शॉर्ट वीडियो MCQ का ही अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।